डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई गिवन बाय जी.सी. एंसवर्थ, जिन्होंने 1973 में इस क्लासिफिकेशन को दिया था। इससे पहले एलेक्जिपोलस और भी बहुत से माइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने समय समय पर फंगस को क्लासीफाई किया, लेकिन बीएससी के कोर्स में जो क्लासिफिकेशन दिया है वो एंसवर्थ का ही है। तो आइए हम एंसवर्थ का दिया हुआ क्लासिफिकेशन समझें। यह क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर आधारित है, हाइफा के नेचर पर आधारित है, हैबिटेट पर आधारित है, यानी कि फिनोटिपिक कैरेक्टर्स पर आधारित है। जबकि अभी 2008 में एक नया क्लासिफिकेशन फंजाई का दिया गया जिसे किर्क ने दिया, और दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई। मॉलिकुलर बेसिस पर फंजाई को क्लासिफाई किया गया। और मॉलिकुलर बेसिस का मतलब क्या हुआ कि फंगस के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए पे जो नाइट्रोजिनस बेसेस लगे हैं उनकी सीक्वेंसिंग की गई और उस आधार पे उनको डिफ्रेंशिएट किया गया। लेकिन यहाँ हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं बाय एंसवर्थ। इन्होंने माइकोटा यानी स्टडी ऑफ द फंजाई, माइकोटा को एक किंगडम समझा और इस किंगडम को दो डिवीजन में बांट दिया गया, मिक्सोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा के अंतर्गत ऐसे फंगस रखे गए जो ट्रू फंगस नहीं थे, यानी बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हुआ और थोड़ा सा उससे एडवांस बॉडी बनी, लेकिन वो फंगस के पूरे करैक्टर को फॉलो नहीं करती। मिक्सोमाइकोटा के अंतर्गत जो भी इंडिविजुअल रखे गए इन्हें हम स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। और मिक्सोमाइकोटा को सब डिवीजन में डिवाइड नहीं किया गया। मिक्सोमाइकोटा के अंतर्गत जो फंगस है ये प्रिमिटिव टाइप के, इनके पास सारे करैक्टर जो होने चाहिए फंगस के वो यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास इनकी अपनी सेल वॉल नहीं है। इनका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जितने यूमाइकोटा के अंतर्गत फंगस आते हैं ये एंजाइम छोड़ते हैं और उस एंजाइम से अपना जो फूड मटेरियल है उसको डिग्रेड करते हैं और फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ मिक्सोमाइकोटा के अंतर्गत जो फंगस आते हैं ऐसे फंगस ट्रू नहीं है और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोड़ा स्पेसिफिक है। दे आर ईटर ऑफ द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को खा लेते हैं और जैसे फैगोसाइटोसिस होती है उसी तरह ये चारों ओर से अमीबाइड मूवमेंट करके प्रे को, जो भी इनका भोजन है उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आइए मिक्सोमाइकोटा को हम देखते हैं। इस डिवीजन को डायरेक्ट क्लास में बांटा गया, सब डिवीजन बीच में नहीं दिया एंसवर्थ ने। तो यहाँ जो क्लासेस बांटी गई, एक्रेसियोमाइसिड्स, दूसरा हाइड्रोमिक्सोमाइसिड्स और तीसरा है मिक्सोमाइसिड्स, चौथा है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिड्स। एक्रोसियोमाइसिड्स को जब हम देखते हैं तो इसकी बॉडी कैसी होती है, सेलुलर है, स्लाइम मोल्ड से कहते हैं। ये फ्री लिविंग है, यानी एक इंडिविजुअल सेल, इस तरह से ये एक सेल की बनी हुई। लेकिन जब कोई खतरा या कहीं भी इनको ऐसा लगता है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये ढेर सारे एक दूसरे में जुड़ जाते हैं और स्यूडोपोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसके अंतर्गत जितने भी फंगस रखे गए इन्हें कहते हैं एक्रासियोमाइसिड्स,
दूसरा हम देखते हैं हाइड्रोमिक्सोमाइसीट्स। हाइड्रोमिक्सोमाइसीट्स में आते हैं प्लाज्मोडियम विच फॉर्म अ स्लाइम नेटवर्क। पैरासिटिक भी होते हैं ऑन मैरिन प्लांट्स, यानी मैराइन प्लांट्स जो हैं, समुद्री जो पौधे होते हैं उन पर ये इस ग्रुप में आने वाले जो फंगस होते हैं वो पैरासिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। मिक्सोमाइसीट्स को अगर हम देखें तो ये है ट्रू प्लाज्मोडियम। ये फ्री लिविंग होते हैं और सैप्रोफाइट होते हैं। सैप्रोफाइट हम ऐसे फंगस को कहते हैं जो मरी हुई चीज़ों पर पाए जाते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर ग्रो करते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। अगला यदि हम देखें तो प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स। प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स में आते हैं प्लाज्मोडियम और ऐसे फंगस पैरासिटिक कंडीशन में भी पाए जाते हैं और ऐसे फंगस होलोकार्पिक नेचर दिखाते हैं, यानी सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे फंगस पैरासिटिक होते हैं विद इन द सेल ऑफ द होस्ट प्लांट। अब अगर हम इधर ट्रू फंगस को देखें, ट्रू फंजाई को देखें, जिनके पास सारे कैरेक्टर एक फंगस में जितने कैरेक्टर होने चाहिए वो इनमें पाया जाता है, और ऐसे फंगस को हम कहते हैं EU मीन्स होता है ट्रू और माइकोटा मीन्स द फंगस। तो यूमाइकोटा इस डिवीजन को देखिए, डिवीजन है, इस डिवीजन को बांटा गया सब डिवीजन में, और सब डिवीजन में कितने सब डिवीजन हैं तो मैस्टिगोमाइकोटिना है, जाइगोमाइकोटिना है, एस्कोमाइकोटिना है, बेसिडियोमाइकोटिना है और ड्यूटेरोमाइकोटिना है। यानी कि एंसवर्थ ने ट्रू फंगस को, यूमाइकोटा को 5 सब डिवीजन में बांटा, जिसमें मैस्टिगोमाइकोटिना सबसे प्रिमिटिव है। इस ग्रुप के जो फंगस होते हैं अगर इनकी हम क्लासेस देखें, इनको फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया और इनकी क्लासेस की स्टडी करें तो हम पाएंगे मैस्टिगोमाइकोटिना में ये 3 क्लासेस हैं, काइट्रीडियोमाइसीट्स, हाइपोकाइट्रीडियोमाइसीट्स एंड ओओमाइसीट्स। अगर हम देखें काइट्रीडियोमाइसीट्स तो ऐसे फंगस मुख्यतः यूनिसेलुलर होते हैं जैसे सिनकाइट्रियम, और इनमें जो फ्लैजिला होता है, मान लें कि ये कोई फंगस है जो काइट्रीडियोमाइसीट्स को बिलोंग करता है, तो इनका जो फ्लैजिला होता है वो V+ टाइप का होगा और पोस्टीरियर साइड से निकला होगा। ये जो फ्लैजिला इसका है, फ्लैजिलेटेड बॉडी है। फॉर लोकोमोशन दिस फ्लैजिला इज V+ टाइप एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। यहाँ हम देखें हाइपोकाइट्रीडियोमाइसीट्स, ऐसे फंगस जो होते हैं इनकी प्लांट बॉडी भी सिंगुलर होती है, यानी एक सेल की यूनिसेलुलर होती है, लेकिन इनका जो फ्लैजिला होता है वो एंटीरियर साइड से निकला है। यहाँ फ्लैजिला पोस्टीरियर साइड से निकला होगा, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं फ्लैजिला एंटीरियर साइड से निकला होता है और यह फिगरी होता है। ऐसे फ्लैजिला को हम टिंसिल शेप्ड फ्लैजिला भी कहते हैं। यहाँ इसको कहते हैं V+ टाइप यानी चाबुक के जैसा, और यहाँ टिंसिल यानी फीडर लाइक। यहाँ हम देखते हैं ओओमाइसीट्स। ओओमाइसीट्स के अंतर्गत सैप्रोफिटिक फंगस भी आते हैं, पैरासिटिक फंगस भी आते हैं, और इनका एग्जाम्पल जैसे पाइथियम है, जैसे फाइटोप्थोरा है, ये फंगस ओओमाइसीट्स के हैं। और मैस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत मैस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत ये जो फंगस आते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है तो ये बनी हुई होती है किसकी, सेलुलोज की। इनमें काइटिन नाम का जो केमिकल होता है, जो पॉलीसैकेराइड होता है, नाइट्रोजिनस होता है, वो यहाँ पर नहीं पाया जाता है। यानी ओओमाइसीट्स के अंतर्गत जो फंगस आएंगे उनकी जो सेल वॉल होगी वो सेल वॉल नाइट्रोजिनस सब्सटेंस की बनी होती है, जिसे हम N-एसिटाइल ग्लूकासामीन भी कहते हैं, या ओओमाइसीट्स का जो सेल वॉल होगा
वो काइटिन का बना नहीं होगा, वो सेलुलोज का बना होता है। ओओमाइसीट्स के अंतर्गत जो भी इंडिविजुअल आते हैं ये भी फ्लैजिलेटेड बॉडी को डेवलप करते हैं, और इनकी जो फ्लैजिलेटेड बॉडी होती है इनमें भी दो प्रकार के फ्लैजिला लेटरल साइड से ग्रो करते हैं। वन इज वी प्लस टाइप एंड अदर इज पेंसिल शेप्ड। इस तरीके से वन इज फीदर लाइक एंड अदर इज वी प्लस टाइप। यहाँ हम इन तीनों क्लासेस को देखते हैं। यहाँ पोस्टीरियर फ्लैजिला है, यहाँ हम देखते हैं एंटीरियर फ्लैजिला है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके पास से दो फ्लैजिला ओरिजिनेटेड हो रहे हैं। वन इज वी प्लस टाइप एंड अदर इज फीदर लाइक और टेंसिल शेप। अगले सब डिवीजन को अगर हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड जाइगोमाइकोटिना, जहाँ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसकी क्या होती है, कपलिंग होती है। इसके अंतर्गत दो क्लासेस हैं, जाइगोमाइसीट्स और ट्राइकोमाइसीट्स। जाइगोमाइसीट्स मुख्यतः सैप्रोफिटिक होते हैं और इनमें गैमेटिक कॉपुलेशन पाया जाता है। ट्राइकोमाइसीट्स ऐसे फंगस को हम कहते हैं जो ऑर्थोपोड पर इग्जोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं और अपने होल्ड फास्ट को, अपने जो बेसल पोर्शन राइजीन को अंदर थैलस के इमर्ज नहीं करते हैं, जबकि जाइगोमाइसीट्स होस्ट की सेल में इमर्ज हो जाते हैं। अगले फंगस को अगर हम देखें, अगले सब डिवीजन को, तो एस्कोमाइकोटिना है। ये एस्कोमाइकोटिना की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इन्हें हम सैक फंजाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी को हम एपोथीसियम, पेरीथीसियम या क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। जैसे अगर इस तरह की बॉडी है, ऐसी अगर इसकी फ्रूटिंग बॉडी है और इस फ्रूटिंग बॉडी में हम देख रहे हैं कि यहाँ एस्कस इस तरह से पाए जा रहे हैं, तो इन्हें हम एपोथीसिया कहेंगे। एपोथीसिया में कप शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है और ये एस्कस हैं। एस्कस के अंदर हमें 4 से 8 तक एस्कोस्पोर्स दिखाई देते हैं। इनकी संख्या 4 से 8 तक होती है, एक्सपोज होते हैं, कप शेप्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। दूसरा पेरीथीसियम पाया जाता है। पेरीथीसियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। पेरीथीसियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये एस्कस यहाँ कुछ इस तरह से पाए जाते हैं और एस्कोस्पोर की संख्या, जैसा कि मैंने अभी कहा था, 4 से 8 होती है। इस बॉडी को हम क्या कहते हैं? एस्कस कहते हैं। ये देखिए एस्कस है और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स ऑब्लिकली अरेंज होते हैं। These are called एस्कोस्पोर। और इस बॉडी को, इस सैक को, इस थैले लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सैक। तो जितने भी ऐसे फंगस जिनमें एस्कस का फॉर्मेशन होता है या इस सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम किस सब डिवीजन के अंतर्गत रखते हैं? एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत रखते हैं। अब हम यहाँ एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत देख सकते हैं इनका जो माइसीलियम होता है वो मोनोकैरियोटिक भी होता है और डाइकैरियोटिक भी होता है। इनको हम 1 2 3 4 5 6 क्लासेस में बांट देते हैं। जैसे हेमिएस्कोमाइसीट्स के अंतर्गत ऐसे एस्कोमाइकोटिना के मेंबर आते हैं, ऐसे फंगस आते हैं जिनमें फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन एस्कोकार्प की तरह नहीं होता। इसी तरह लॉकुल एस्कोमाइसीट्स, प्लेक्टोमाइसीट्स, ला बाउल बेनियोमाइसीट्स, पाइरेनोमाइसीट्स और डिस्कोमाइसीट्स। इस तरह एस्कोमाइकोटिना को हम 6 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। ये क्लासेज हैं हेमी
एस्कोमाइसिट्स, लोकुलोएस्कोमाइसिट्स, प्लेक्टोमाइसिट्स, लेबाउलबेनियोमाइसिट्स, पाइरेनोमाइसिट्स एंड डिस्कोमाइसिट्स। अब हम आते हैं बेसिडियोमाइकोटिना। दिस इज ऑल्सो सब डिवीजन ऑफ यूमाइकोटा। यहाँ हम देखते हैं बेसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत ऐसे फंगस को रखा जाता है जिनका माइसीलियम सेप्टेट होता है। यहाँ ये भी मैं बताना चाहूंगी, मैस्टिगोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना के अंतर्गत जो फंगस आते हैं ये आसेप्टेट होते हैं, इनमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स यानी एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत जो फंगस आते हैं इनका माइसीलियम सेप्टेट होता है। एस्को और बेसिडियो में हम माइसीलियम का कैरेक्टर यह भी देखते हैं कि मोनोकैरियोटिक भी होता है और डाइकैरियोटिक भी होता है, यानी प्राइमरी माइसीलियम भी होता है और सेकेंडरी माइसीलियम भी होता है। एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत जो फंगस आते हैं उनमें फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहते हैं, एपोथीसियम, पेरीथीसियम और क्लिस्टोथीसियम। यहाँ मैंने बताया था एपोथीसियम, यहाँ है पेरीथीसियम और क्लिस्टोथीसियम देखिए कंप्लीटली क्लोज्ड होता है। तो ये क्लिस्टोथीसियम है, यहाँ स्टेराइल हाइफी पाए जा रहे हैं जो कंप्लीटली इस फ्रूटिंग बॉडी को कवर कर रहे हैं चारों ओर से, और इसके कुछ हाइफा इस तरह पैरासूट की तरह काम करते हैं और चारों ओर इसके ऐसे हाइफी डेवलप हो जाते हैं जो इनके डिस्पर्सल में मदद करते हैं। ये और यहाँ अंदर होता है एस्कस जिसमें पाए जाते हैं एस्कोस्पोर्स। ये एस्कस के अंतर्गत एस्कोस्पोर्स पाए जा रहे हैं जिनकी संख्या मुख्यतः 4 से 8 होती है। तो यहाँ हम फ्रूटिंग बॉडी देख रहे हैं एपोथीसिया के रूप में, पेरीथीसियम के रूप में और क्लिस्टोथीसियम के रूप में। जब तक हवा चलती रहती है तब तक क्लिस्टोथीसियम इस जो एक्सपोज्ड हाइफी हैं इनकी मदद से हवा में उड़ते रहते हैं, और जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं इनकी हाइफी हाइग्रोस्कोपिक होती है और वाटर को एब्जॉर्ब करके भारी हो जाती है, और जहाँ कहीं भी सेटल डाउन करती है यदि वहाँ पर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिस पर ये ग्रो कर सकते हैं यानी ऑर्गेनिक कंटेंट है जहाँ से इनको न्यूट्रिशन मिल सकता है, तो वहीं पर फिर ये क्लिस्टोथीसियम फट जाती है और इसके अंदर से इसको स्पोर बाहर निकलते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने लगते हैं। अब हम यहाँ बेसिडियोमाइकोटिना में ये बताना चाहते हैं आपको कि बेसिडियोमाइकोटिना में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एगेरिकस के केस में। ये देखिए एगेरिकस, ऐसा आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ये जिसे हम मशरूम भी कहते हैं। इसमें ये इसका स्टाक है जिसे स्टाइप कहते हैं और ये पेलियस है, ये इसका बेसिडियोकार्प कहलाता है। दिस इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। तो फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द बेसिडियोमाइकोटिना इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प के हाइमेनियम पोर्शन में स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, और जिस स्टाक पर डेवलपमेंट होता है उसे हम बेसिडियम कहते हैं। बेसिडियम के अंदर कैरियोगैमी हो जाती है, फिर रिडक्शन डिवीजन होता है और फिर उस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होते हैं जिसे हम स्टेरिगमाटा भी कहते हैं, और स्टेरिगमाटा पर डेवलपमेंट होता है किसका, बेसिडियोस्पोर्स का। यानी हम कह सकते हैं दोज फंगस which fruiting body is besidiocarp and it produces the besidiospores are included in a subdivision and that is called basidiomycotina. Last अगर हम देखें subdivision that is the deuteromycotina. ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत जो भी फंगस आते हैं
ये सेप्टेट होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, इन्हें हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोकोनिडिया या माइक्रोकोनिडिया का फॉर्मेशन इनमें होता है। जैसे अल्टरनेरिया, उसमें जो कोनिडिया बनती है वो सेप्टेट होती है और म्यूरिफॉर्म होती है। इस सब डिवीजन को क्लासेस में बांटा गया, जिसमें पहली क्लास है ब्लास्टोमाइसीड, दूसरी क्लास है हाइपोमाइसीड और तीसरी क्लास है सीलोमाइसीड्स। इस तरह आपने यहाँ पर ये जो डिवीजन था, क्लासिफिकेशन था गिवन बाय द आंसर, उसको आपने अप टू द क्लास लेवल देखा। इस क्लास को आगे चलकर फिर ऑर्डर में बांटते हैं। ऑर्डर से यहाँ मैंने एक सिस्टमेटिक पोजीशन दे रखा है। सबसे पहले फंगस को हम किस में रखते हैं, तो किंगडम। फंगस का एक अलग किंगडम बनाया गया, किंगडम को डिवाइड किया गया डिवीजन में, और डिवीजन को फिर सब डिवीजन में, सब डिवीजन से फिर उससे छोटी टैक्सॉन या यूनिट क्या है, क्लास है, क्लास से छोटा ऑर्डर है, ऑर्डर से छोटा फैमिली, और फैमिली से छोटी जीनस, जीनस से छोटी स्पीसीज, और स्पीसीज से भी अगर हम और ज़्यादा स्टडी अगर करें स्पीसीज के बीच में, तो हमें रेसेस दिखाई देते हैं, वेराइटीज़ दिखाई देती हैं। इस तरह ये एक हमने आपको स्केचिंग करके दिखाया क्लासिफिकेशन ऑफ एंसवर्ड। आशा करती हूँ आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।